नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2 पालियों में काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, संसद एक स्वर से सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े होने का देगी संदेश। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 92,071 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर संसद में दिया बयान। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के 146 नए मामले दर्ज। पुलिस मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। राजधानी ईटानगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक तुम्यामो ने कहा, गिरफ्तार व्यक्ति के पास से मादक पदार्थ बरामद। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। आज सवेरे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सांसद एच बसंत कुमार, प्रख्यात गायक पंडित जसराज तथा लालजी टंडन, अजीत जोगी और चेतन चौहान सहित 13 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। कोरोना संक्रमण प्रकोप के बाद आज सदन पहली बार एकत्रित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मार्च के बाद से राष्ट्र की रक्षा करते हुए दिवंगत नेताओं और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में भी आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश की संसद एक स्वर से संदेश देगी कि वो सीमा की सुरक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में डटे हैं और सभी सांसद सैनिकों के समर्थन में एकजुट है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और सांसदों ने कोरोना संकट के दौरान कर्तव्य के निर्वहन का पथ चुना है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। आज लोकसभा में दिए बयान में उन्होंने इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाले मृत्यु की दर लगभग 1.65% है, जबकि विश्व में यह 3.2% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस समय लगभग आधा प्रतिशत कोविड मरीज वेंटिलेटर पर है और 1% से कम मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के समय से उठाए गए कदमों के कारण संक्रमण को देश की आबादी के प्रति 10 लाख में से लगभग 3,000 तक सीमित रखा है। उन्होंने बताया कि मंत्रियों के समूह तथा अधिकार प्राप्त अन्य 11 समूहों के अलावा कैबिनेट सचिव द्वारा लगातार की गई समीक्षा के कारण आपातकालीन चिकित्सा, क्वारंटीन, जांच की सुविधाएं तथा अन्य उपायों को समय रहते किया जा सका। 11 September 2020, a total of 45,62,414 confirmed cases and
76,271 deaths, with a case fatality rate of 1.67% have been reported in India. Increasing magnitude of this outbreak in India called for a preemptive, proactive, graded and whole of government, whole of society approach built around a comprehensive strategy to prevent infections, save lives and minimize impact. देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 92,071 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में कोविड-19 के स्वस्थ होने वालों की दर 78% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों का कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। वर्तमान में भारत में संक्रमण से मरने वालों की दर 1.64% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 1,136 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है और मरने वालों की कुल संख्या 79,722 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,78,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। राज्य में रविवार को कोविड-19 के 146 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 123 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में दर्ज होने वाले कोविड के कुल मामलों की संख्या 6,121 हो गई है, जिसमें से 1,732 सक्रिय और 4,379 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 10 की मौत हो चुकी है। प्रदेश के 17 जिलों से आए नए मामलों में से राजधानी ईटानगर से 71, लोअर दिबांग वैली जिले से 16, चांगलांग और लोंगडिंग जिले से 7-7, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग और लोअर सुबनसिरी जिले से 6-6 मामले शामिल हैं, जबकि पापुमपारे और लोहित जिले से 5-5, तवांग जिले से 4, दिबांग वैली और अपर सियांग जिले से 3-3, वेस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग जिले से 2-2, पाक्के केसांग, ईस्ट कामेंग और अंजाव जिले से कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर के निर्जुली में पुलिस द्वारा राज्य स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने मास्क न पहनने के आरोप में 28 लोगों पर जुर्माना लगाया। राज्य पुलिस ने कहा है कि अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। राजधानी ईटानगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने बताया कि कल विश्वस्त सूत्रों से मिले सूचना के आधार पर लोंगडिंग से आने वाले एक व्यक्ति के वाहन से तलाशी ली गई और उसके पास से मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के बाद इसमें शामिल दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्यामो ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्ती से निपट रही है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड ड्रग एडिक्शन का काफ़ी फाइट कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो इसमें कल एक अच्छा कामयाब मिला। ऑन सोर्स इंफॉर्मेशन कल एक लोंगडिंग से आने वाला एक लड़का पकड़ा था, दिन को अराउंड 40 ईयर का आदमी है, तो उससे 3 पैकेट मिला, ये जो अभी आपको देखा रहे 3 पैकेट्स। फिर इनका एक दोस्त था, तो उनको हम लोग बहुत ट्राई किया मोबाइल पे, तो वो मोबाइल रिसीव नहीं कर रहे थे, तो हमने PSQ का जो हम लोग टेक्निकल सपोर्ट से उनका लोकेशन ट्रेस करके फिर रात को उसको पकड़ा। तो ये जो उनका वहाँ से पकड़ा, तभी पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबल बनता है कि अपना बच्चों का हिसाब किताब अच्छे से रखे
कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसका साथ दोस्ती करते हैं, उस पर आप लोग निगरानी रखना चाहिए। और बच्चों को जो अंदर है, जो उनको मोबाइल भी ना देखे, कि अभी हमको उनका एक पार्टी का पेरेंट्स आया, पूरा मोबाइल में चैटिंग, मैसेंजर में चैटिंग, वो सब जिसमें कि ड्रग्स की बात करते हैं, तो ये सब देखना है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरण रिजिजू ने लेह में आज 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली विभिन्न खेलों की सुविधाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री ने लेह में एक ओपन स्टेडियम में फुटबॉल के लिए सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में खेल संस्कृति को विकसित किया, जो लोगों को स्वस्थ और फिट रखती है। श्री रिजिजू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय युवाओं के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और नौकरी सृजित करने को कहा और खेल के क्षेत्र में बेहतर करने वाले स्थानीय युवकों को रोजगार देने का सुझाव दिया। उन्होंने देश भर के आइस हॉकी एसोसिएशन को नियमों के अंतर्गत खेल में पंजीकृत होने के लिए एक साथ आने को कहा। केंद्रीय मंत्री लद्दाख में खेल को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने और विकास में छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खेल विद्या के अनुसार देश के 23 केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसलिए बहुत खुशी हूं कि जो आप कुछ वादा करते हैं उसको पूरा करने का जब मौका मिलता है तो खुशी ज़्यादा होती है। यहाँ का संभावनाएं और यहाँ का परिस्थिति अलग है, देश के बाकी हिस्सों से ये अलग है। ये अलग होने के नाते केंद्र सरकार जो दिल्ली में है उसका नज़रिया भी थोड़ा अलग होना पड़ेगा कि लद्दाख को एक पहचान दिलाने के लिए, इसका अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लद्दाख का जनताओं का जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के लिए एक विजनरी लीडरशिप चाहिए। इसलिए आज से कई साल पहले हमने कहा था हिंदी दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने ट्वीट कर हिंदी के विकास में योगदान करने वाले सभी भाषाविदों को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने में योगदान करने वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। श्री शाह ने हिंदी दिवस पर बधाई संदेश में कहा कि हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति उसका वैज्ञानिक आधार तथा उसकी मौलिकता और सरलता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से हिंदी और अन्य भाषाओं का समानांतर विकास होगा। कोविड-19 महामारी से जंग जारी है। लॉकडाउन के कई महीने बीत जाने के बाद भी स्कूलों में पठन पाठन का दौर पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। किताबें पढ़ने और रखने और पढ़ने की आदतें तैयार करवाना भी कोई आसान काम नहीं। ऐसे दौर में अरुणाचल प्रदेश की मुरांग मीना की ईटानगर के निर्जुली में चल रही स्ट्रीट लाइब्रेरी एक साथ कई उद्देश्य को लेकर चल रही है। पेश एक रिपोर्ट। नूरंग मीना को लगता है कि अरुणाचल में कोविड की चुनौतियों के बीच दूसरी भी ऐसी कई चुनौतियां हैं जिस पर सभी को ध्यान देना होगा। स्ट्रीट लाइब्रेरी के जरिए मीना चाहती हैं कि बच्चों और किशोरों में न सिर्फ पढ़ने की आदत बने बल्कि पढ़ाई के लिए चाहत भी पैदा हो। हमेशा यहाँ पे किताब ढूंढते हैं, बुक स्टोर जाना पड़ता है और लाइब्रेरी तो बहुत इनएक्सेसिबल हो जाता है। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज बहुत कम है, तो व्हेन इट कम्स टू रीडिंग इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब ये स्ट्रीट लाइब्रेरी का आइडिया मिला तो मैंने सोचा कि तुरंत हम भी इसको कॉपी कर लेते हैं अपने स्टेट पे, क्योंकि मिज़ोरम जैसे जो इतना एडवांस स्टेट है वो लोग जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। स्ट्रीट लाइब्रेरी का नूरंग मीना का यह प्रयास आते जाते बच्चों, छात्रों और सबसे जुड़ने की कोशिश है ताकि वे यहाँ थोड़ा रुकें, सोचें और हो सकता है एक दिन पढ़ने और जानने के तरीकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। Every year we see that the graph of performance of this CBSE and AISSE students दिन ब दिन घटते जा रहा है और it's a very big concern for us कि अभी से बच्चे जो है आगे लैंडिंग भी कर सकते हैं। Even I believe कि बच्चे जो है घर पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं।
That's how we can slowly develop the reading culture. से ना हम लोग कोचिंग क्लास ढूंढते हैं ना, हम लोग पैसा नहीं होता है। अभी ये मैडम जो ऐसे खोल के रखा है, हम बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटी बेटा लोग यहाँ में आके पढ़ने मिला है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश है। निर्जुली की छोटी सी स्ट्रीट लाइब्रेरी सिर्फ किताब घर ही नहीं है, बल्कि ऐसा नुक्कड़ है जिसमें नई उम्मीदों का सूरज उग रहा है। संदीप ठाकुर के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।